Welcome to Zinadu classes. Now we are going to give the solution of this JEE Mains based upon the memory-based questions which we have obtained. Myself Dibyendu Shil and here is my Shudhanshu. और हम लोग आज आपको बताएंगे कि कैसे करके इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. 99.99% आई वुड से, कुछ भी 100% नहीं होता. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट से आए हैं और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे दे आर सो हैप्पी अबाउट इट when they have shared their feedback as well. Exactly. The questions which are taught in class, यही सारे questions आए हैं. सिंगल लाइनर questions है जो देखते ही आंसर होगा, उसमें 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर करने में. So let's begin. Yeah, sir. Yeah, sure. चलिए. The first question is what is the coordination number of BCC? So what is BCC first of all? तो BCC is nothing but body centered cubic, right? और ये क्या है कि स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको पता होगा कि क्यूबिक सेंटर्स हमारे पास क्यूबिक सिस्टम में बहुत तरह के हमारे पास लैटिसेस हैं, तो जिसमें से बीसीसी वन ऑफ देम है. ये सबसे पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बीसीसी के अंदर और हमने इसके ऊपर बहुत सारे बातें करी थी. इवन कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत छोटी सी बात है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के अलावे भी बहुत सारी बातें करती है इसके अंदर. अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, तो ये क्या होता है, ये नियरेस्ट नेबर है, कितने एटम है आसपास किसी एटम के उन्हीं का नंबर बताता है. तो ये फर्स्ट नेबर की बात करता है जो नियरेस्ट है. हम लोगों ने नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी कर रखा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी कर रखा है. चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं. तो आपको पता होगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा है. अगर हमने बात करा इसके अंदर एक क्यूबिक सिस्टम ले लिया हमने और हमारे सारे कॉर्नर्स पे क्या है, एटम है. सारे कॉर्नर्स पे एटम होंगे जो कि ऑब्वियसली लैटिस पॉइंट्स हैं इनकी बीसीसी स्ट्रक्चर की. और साथ में बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो अगला लैटिस पॉइंट है वो है सेंटर. तो सेंटर के अंदर बॉडी सेंटर, नाम से ही क्लियर है. तो जो बॉडी सेंटर के पास अगर देखो जाके यार, तो बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में कितने ऐसे एटम हैं या फिर ऐसे आयंस हैं जो इसके नियरेस्ट नेबर है, आई मीन सबसे नजदीक है, राइट. तो सबसे नजदीक जो है वो इस पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में ये सारे 8 कॉर्नर्स हैं. इसके अलावे जो भी है वो उनसे दूर है, राइट. तो सबसे कम डिस्टेंस जो है वो कौन सा वाला है, वो है ये सारे कॉर्नर्स वाला. तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में, अगर लेट्स सपोज ये एटम ए है तो इस ए के रेस्पेक्ट में 8 ऐसे हैं जो इनके आसपास कॉर्नर्स पे पहुंचे हुए हैं. तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज 8. नाउ देयर इज ए क्वेश्चन कि सर अगर मान लो मेरे पास, मैं इसके रेस्पेक्ट में बात ना करूं, मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो क्या होगा. तो इसके रेस्पेक्ट में काउंट करके देख लो, आपको 8 ही आंसर मिलेगा. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड, आई मीन दिस पर्टिकुलर कॉर्नर इज कवर्ड बाय 8 अनदर क्यूब, राइट. और हर एक क्यूब के पास अगर देखो तो इसके नियरेस्ट यहाँ पे देखो तो इसके पर्टिकुलर में 2 हैं. वैसे ही करके अगर अब तुम सारे काउंट्स करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा. तो आंसर इज कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज द नियरेस्ट नेबर इज आंसर इज 8 and the distance is √3/2. So the option comes out to be C. Yes. Yeah. So next question. Okay. Now this is the question which is given alpha helix. These are basically based upon the memory based questions of students, right? तो ये जो alpha helix is helical in shape. 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंक, कोवैलेंट बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. सो अल्फा हेलिक्स अगर हम सिर्फ मान के चले तो वो होता है तुम्हारे पेप्टाइड के, ठीक है, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होता है, पेप्टाइड के जो स्ट्रक्चर्स होता है. सो दैट इज अल्फा हेलिक्स. तो ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इट्स लाइक दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर. अब ये जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है इसमें है क्या बेसिकली, ऑल ऑफ यू नो दैट दिस स्ट्रैंड कंटेन्स नथिंग बट द पेप्टाइड लिंकेज पूरा पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है. दैट इज द प्रोटीन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एमाइड लिंकेजेस. तो अगर हम देखें कोई भी एक अमाइनो एसिड, राइट, दिस इज द अमाइनो एसिड. तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, दूसरा अमाइनो एसिड दैट इज जस्ट बाय चेंजिंग दिस R1 एंड R2 के ऊपर डिपेंड करके अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज बेसिकली द मोइटी इज दिस, द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज दिस. अब ये जो लिंकेज होता है, वी नो दैट द लिंकेज फॉर्म्ड इज NH2CH R1 C double bond O NH CH R2 COOH. So this is the amide linkage which occurs in a peptide bond. तो ये यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ये इसी टाइप का पड़ा हुआ है, NH2CH R1 C double bond O NH, like this way. यहाँ के जो NH है और यहाँ के जो C double bond O है, ऐसे ही जो चेन हमारा चलता रहेगा. यहाँ के जो C डबल बॉन्ड O होगा, राइट. तो जो NH है इसके हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग रहेगा, इसके जो हाइड्रोजन है यहाँ के जो C डबल बॉन्ड O है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. सो लाइक दिस वे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर्स विद दिस
हाइड्रोजन ऑफ NH एंड C डबल बॉन्ड O के जो ऑक्सीजन है, एंड एज ए रिजल्ट वो लीनियर नहीं रह सकता है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट बिकम्स अ स्पाइरल शेप, हेंस इट इज हेलिकल इन स्ट्रक्चर. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. So the answer is alpha, I mean hydrogen bonding, which is the reason behind this Answer is helical structure. So Correct. answer is A. Now the next question, an ore of tin containing FeCrO4 concentrated by. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बच्चा देखते साथ आंसर कर सकता है. Just because of we have here this iron as well as chromium जो क्या है magnetically active हैं, ये magnetic बिहेवियर शो करते हैं, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक सेपरेशन वुड बी द आंसर. फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था. क्लास स्टार्ट होते साथ पहली बार हम लोग यही बात करते हैं, तो आंसर इज योर डी. बेसिकली आप लोग जानते ही हो मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे होता है. एक रोटर होता है जो मैग्नेट का होता है और एक मोटर होता है, एक बेल्ट उसके ऊपर से जाते हैं. करेक्ट. उसके ऊपर हम उस ओर को डाल देते हैं. यस एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस. हाँ राइट. एंड वी हैव टू कंटेनर्स हियर. राइट. One which is magnetically active Right. will come here, another which is not active. नॉन मैग्नेटिक कंपाउंड्स आगे Yes. गिर जाएगा और मैग्नेटिक वाला थोड़ा अलग होकर सेपरेट हो जाएगा. Yes. Right? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कॉजेस, 4 ऑप्शन दिया हुआ है. ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड नन ऑफ दिस. सी बेसिकली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन is the critical component of the global nitrogen, iron, sulfur and carbon cycles. Through the reduction of the oxyanions of nitrogen, sulfur and carbon in more reduced form of the compound, the biogeochemical cycling of these compounds, which depends upon anaerobic respiration, significantly impacts the carbon cycle, and as a result it gives global warming. बेसिकली हमारे इसके आंसर जो होगा दैट विल बी द ग्लोबल वार्मिंग एंड द आंसर इज गिवन ओवर हियर. टोटल आंसर इज रिटन इन द स्लाइड, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू विल बी फाइंडिंग दैट द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी ग्लोबल वार्मिंग. और बच्चे जैसे आपको पता होगा आंसर आपका ए दे रखा है, सो ग्लोबल वार्मिंग इज द आंसर. एंड दैट इज आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं. राइट. सो ओवरऑल टेम्परेचर वर्ल्ड का बढ़ रहा है. सो ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is, I mean, this is one of the leaching process जो आप लोगों ने पढ़ा होगा. There are many leaching agents, right? In case of silver, right? Silver forms a coordination compound with cyanide. आपको पता होगा कि अगर मैं सिल्वर को कभी भी NaCN के साथ पास करवाऊंगा 4 moles of NaCN, तो ये जो कंपाउंड है Ag2S वो फॉर्म करेगा AgCN का होल ट्वाइस, और बाहर में होगा एक माइनस और यहाँ आएगा Na. और ये फर्दर क्या होता है, ये फर्दर जिंक से पास कराते हैं, तो फिर ये जिंक Ag को रिप्लेस कर देता है और फिर Ag बाहर आ जाता है. दैट इज व्हाई वी यूज दिस पर्टिकुलर साइनाइड फॉर दैट पर्टिकुलर लीचिंग प्रोसेस. सो ओवर हियर वी हैव NaCN as the leaching agent and answer is B. सिल्वर एंड गोल्ड के लिए ये प्रोसेस किया जाता है. Exactly. द साइनाइड प्रोसेस जो हम लोग कहते हैं. बेसिकली अगर Ag2S में इंप्योरिटी है, हम पहले उसको साइनाइड के साथ रिएक्ट करके प्योर सिल्वर को वहां से निकल के लाते हैं, जो सैन ने बताया कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में. राइट. Ag2S plus 4 moles of NaCN आता है और फिर यही आपस में आके यहाँ पर रिएक्शन करते हैं. यहाँ पर Na बनते हैं, 2 मोल का बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर बन जाता है तुम्हारे पास Na2S. और ये फर्दर हम जब इसको जिंक से पास करते हैं तो जिंक क्या करता है, इस Ag को रिप्लेस कर देता है और फिर हमारे पास Ag आ जाता है. प्योर Ag. Concentrate. प्योर Ag. Yes. Yes, exactly. What are the major components of gunmetal? See, basically major components of gunmetal होता है कॉपर. कॉपर होता है 88% के करीब, 8 to 10% होता है टिन, एंड रेस्ट रहता है हमारे 2 to 4% जिंक. सो कॉपर 88%, जिंक 2 to 4%. या सर आप इसको लिख दीजिए. कॉपर 88%, जिंक 2 to 4% एंड टिन 8 to 10%. यस. सो मेजर कंपोनेंट जैसे आप सुन सकते हैं कि 88% अगर कुछ है तो ऑब्वियसली वो मेजर कंपोनेंट होगा, तो आंसर इज कॉपर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था. हम लोगों ने ये क्वेश्चन स्टार्ट में ही किया था जब हमने एंथैल्पी करवाया था. एग्जैक्टली सेम ऑर्डर करवाया था. ये नथिंग बट पता है ये कौन है, ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं. आपको पता होगा देयर आर मेनी पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, एंड अगर मैं पीरियड नंबर 3 की बात करूं तो वी हैव हियर सोडियम, वी हैव मैग्नीशियम, वी हैव एल्यूमिनियम, वी हैव सिलिकॉन, वी हैव फास्फोरस, वी हैव सल्फर. यहाँ पे हमारे पास इतने ही स्कोप में है एटम. दैट इज वाई हम बस सल्फर तक ही डिस्कस करते हैं. अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो ऑर्डर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें सबसे पीछे आता है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम को आना चाहिए, बट एल्यूमिनियम आता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम हैव
स्टेबल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज S2 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वाई मैग्नीशियम थोड़ा आगे चला जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारे पास क्या आता है, सिलिकॉन आता है, उसके बाद फॉस्फोरस आना चाहिए बट सल्फर आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस हैव P3 कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज हाफ फिल्ड इन नेचर एंड द नेट ऑर्डर बिकम्स दिस। अब अगर मैं ऑप्शन से मैच करूं, आई मीन जो हमारे पास दे रखे हैं, अगर मैं उससे मैच करूं तो आंसर ही सबसे आगे जाएगा फॉस्फोरस, सबसे पीछे आएगा एल्युमिनियम। सो योर नेट ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इट इज, सो इट हैज बिकम क्या, तो फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम और लास्ट में Al। दिस इज द राइट आंसर। राइट, बिल्कुल सही। Equilibrium constant of for a given reaction is 100 at temperature 300 Kelvin and pressure equal to 180. Then value of delta G naught at this temperature and pressure is my XR. What is X? ठीक है, तो R के फॉर्म में निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। आप लोग ने पढ़े हो, एक रिएक्शन है हमारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ फ्री एनर्जी रिलेटेड है, दैट इज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है नहीं। वो तो इतना भी आसान कर दिया कि आर के वैल्यू भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहा। करेक्ट है कि नहीं सर? यस। आर के 8.314 जो लगाएंगे उससे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि आर को मत लगाओ, आर को आर ही रहने दो, एक्स बता दो। तो इसमें आई डोंट नो डेल्टा जी नॉट, इससे आसान क्वेश्चन सर सुधांशु सर मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। RT ln के where k is the equilibrium constant, right? करेक्ट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर रख देते हैं, टेम्परेचर गिवन इज अवर 300 एंड दिस इज ln, राइट, इसको ln से ln कर देते हैं। ln k is given over 100, so simply it comes out to be minus r into 300 into r into ln 100 can be written as 2.303 हाँ, log 10 की पावर 2 बेस का 10। right. So from here it comes to be minus r into 300 into 2.303 into 2 and log 10. Log 10 is 1. Correct. So we get minus r into 1381.8 300 into 2.303 into 2, which comes out to be 1381.8 joule per mole, and this is the x, right? x, yeah. This is the x, and r has been kept over here. So to avoid the confusion, I'm writing it here. Yeah. Into r and over here minus. So if this you part compare is this, x. yes. So if you compare with this minus xr, so it has become x equals to 138.8 जूल पर मोल। Right. और बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकलिटी ये हो सकती थी, बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर उन्होंने प्रेशर दे रखा था, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर प्रेशर Right. क्यों दे रखा है? जरूरत ही नहीं है, यस, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड कंडीशन पूछा। डेल्टा जी नॉट, यस, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर तो आपको पता ही होगा, 1 एटमॉस्फेरिक हम लोग लेते ही हैं। सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। अदरवाइज जो सीधा दिमाग से सोचते हैं, स्ट्रेट सोचते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। नाउ दिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो इसके बारे में तो स्ट्रक्चर सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। H2SO4 से मिला है SO4 2-, सो अपन ऐसा लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O-, यहाँ पर भी O-। अपन देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिमिलरली S को बस Cr से रिप्लेस कर दो और यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो सीधा आंसर है ए। दूसरे तीसरे ऑप्शन सोचने की कोई मैच हो ही नहीं सकता, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और कोई मैच हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देखोगे। यस बी, क्योंकि Br के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रक्चर कभी सिमिलर नहीं आ सकता है। वहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो sp3d के करस्पॉन्डिंग होगा, राइट, और Bf3 में करस्पॉन्डिंग टू sp2 होगा। राइट। सो आंसर इज ए। सर आप ए को मैं प्यार से बच्चों के टिक कर देता। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? देखो ये भी बहुत आसान है, बेसिकली इट इज अ नाइट्रेशन क्वेश्चन। अगर हम ये देखें कि इनिशियली हमने क्लास में क्या कराया था, हमने क्लास में कराया था फेनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, जिसे हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। यू हैव हर्ड अबाउट द नेम, ये तो पहली क्लास में पढ़ाया जाता है कि पिक्रिक एसिड में कोई एसिड ग्रुप नहीं होता है, इट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, राइट, दैट इज पिक्रिक एसिड। इसको लिख दें। यस सर। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको लोग शॉर्टकट में टीएनपी भी बोलते हैं ना?
नहीं, बच्चे इसको टीएनपी चिल्ला के बोलते हैं, मैंने सुना है। ट्राइनाइट्रोफेनॉल, हाँ हाँ, वो बताते हैं शॉर्ट फॉर्म इन जनरल लोग टीएनपी में बोलते हैं। राइट 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 राइट। तो ये क्वेश्चन में भी वही है। अब OH जो है, OH अगर हमारे रिंग में लगा हुआ है तो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, करेक्ट, राइट, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय रेजोनेंस, प्लस एम, यस प्लस एम, राइट, प्लस एम कहते हैं बच्चे, प्लस आर भी कहते हैं। Yes. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है रिंग में तो इट विल बी ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग, राइट, सो Correct. इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग। नाउ दिस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर हमारे पास है तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर आएगा दैट विल बी NO2+। तो NO2+ आके स्ट्रेट वे यहां पे लगेगा, क्योंकि दो पोजीशन ब्लॉक्ड है, मेटा में जा नहीं सकते बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जो लगा हुआ है OH दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर दोनों ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के हिसाब से आएगा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। सो द इलेक्ट्रोफाइल विल बी कमिंग ओवर हियर, और हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी दिस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर मैंने सभी लिखा था, देखा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लगा देते हैं, आंसर अलग हो जाएगा। नहीं, पहले ही तो हमने डिस्क्लेमर में डाला कि दिस इज अपन माइंड बेस्ड, यस यस, राइट, हो सके ये है, मे बी हो सके यहाँ पे है, बिकॉज नाइट्रेशन के ऊपर हमें जो मिला हम उसी से बोल रहे हैं, करेक्ट, बिकॉज नाइट्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है अगर हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं। सो इट रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट, फॉर नाइट्रेशन टू जनरेट द NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। So again, that is the thing which we know, that whatever we are getting from students, that only we are implementing here. implementing here. Correct. चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सर, फ्रेडलिज इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। फ्रेडलिज एब्सॉर्प्शन अगर हम देखें तो हमारे पास ये होता है इक्वेशन, x/m is equal to k p to the power 1/n, where x/m is the extent of absorption, x is the amount of the substance absorbed, and upon the mass of the adsorbent, m is the mass of the adsorbent and x is the adsorbate जो adsorb हुआ है, ठीक है, and p is the pressure, k is the constant, right? तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो वी प्लॉट इट बाई log of x/m versus log of p, करेक्ट, राइट। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो log of x/m is equal to log k plus 1/n log p. So if we look at this equation, it comes out to be y equal to mx plus c. correct, why, Right? y c m x. Correct. So y equal to mx plus c is straight line with the intercept log k, and the slope comes out to be 1/n. something like this, sir? Exactly. Simple. So it is log x/m log c. This is log k, Log. okay, and the slope is 1/, Slope is 1/n. Simple. ये जो क्वेश्चन है देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूमेंस पर्पल इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो रूमेंस पर्पल बेसिकली होता क्या है, ये जो पर्पल कलर आते हैं ना, ये बनते हैं हमारे निनहाइड्रीन टेस्ट के साथ, और जानते हो निनहाइड्रीन टेस्ट किसका देता है, NH2 ग्रुप जहां पे रहेगा वो निनहाइड्रीन टेस्ट देता है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं निनहाइड्रीन। ये निनहाइड्रीन के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं, कोई फ्री हमारे पास रहते हैं NH2 ग्रुप, तो उसके साथ जब ये रिएक्शन होता है ये बनता है एक पर्पल कलर जिसे हम लोग कहते हैं रूमेंस पर्पल, ठीक है, प्लस NH2 R लिख के छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, बिकॉज NH2 ग्रुप अगर फ्री है हमारे पास तो दैट विल बी रिएक्टिंग विद दिस टू फॉर्म रूमेंस पर्पल, ठीक है, RP लिखते हैं रूमेंस पर्पल। तो नाउ NH2 ग्रुप कहाँ पे है ना, स्टार्च में नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर में नहीं है, क्यूप्रिक आयन में तो हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन ठीक से नहीं भी आता है ना, इसको नहीं भी आता है, तो एटलीस्ट पहला 3 ऑप्शन को मतलब हटा देने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद तुम्हारा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज प्रोटीन, डी, राइट, क्योंकि प्रोटीन में हमारे पास फ्री NH2 ग्रुप होता है, पेप्टाइड लिंकेज जो होता है, एक साइड पे फ्री NH2, एक साइड पे फ्री COH ग्रुप रहता है, सो दैट NH2 इसके साथ रिएक्ट करेगा निनहाइड्रीन के साथ, and we get रूमेंस पर्पल। So the correct answer is D. जिन्होंने डी आंसर किया उनका आंसर करेक्ट है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 2.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 250 ml, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है मोलारिटी, आई मीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। और जब लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाते हैं तो स्टार्ट ही ऐसे क्वेश्चन के साथ करते हैं। जनरली मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा बाय डेफिनेशन, वो क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं ऊपर में,
और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जब आप लिखते हैं यहाँ पर तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है इट इज ए लीटर। बस यही थोड़ा दिमाग लगाने वाला बात है यहाँ पे भाई, लीटर में यूज करना है। अब अगर मोल ऑफ सोल्यूट की मैं बात करूं तो सोल्यूट क्या है यहाँ पर, तो 2.5 ग्राम दे रखा है। मोल के डेफिनेशन के हिसाब से गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज 80, तो 80 हमारे नीचे आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है बेटा, तो इट इज 250 ml, क्योंकि ml में तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, और 254 टाइम्स में जाएगा, ये 4 से 20 टाइम्स में जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 20 मोलर, और ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0.125 मोलर। सर हमें लगता है ये एक्सरसाइज के फर्स्ट प्रॉब्लम होगा किसी ये मोल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मोलारिटी के एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम होगा। इतना आसान क्वेश्चन आज तक हमने देखे नहीं। जिन्होंने कल रात में भी मोलारिटी पढ़ा होगा शायद उनसे भी एक क्वेश्चन बन गया होगा। क्वेश्चन इज एंटायरली बेस्ड अपॉन मोलारिटी के डेफिनेशन, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं तो बोलूंगा ये क्लास 9th के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एनिलीन के साथ हमने ट्रीट किया NaNO2HCl और उसके बाद KCN, ये कंपाउंड ए बन रहा है। फिर ए को हमने ट्रीट किया SnCl2HCl के साथ, एंड हाइड्रोलिसिस कर दिया, कंपाउंड बी बन रहा है। सो ये ना बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहले वाला। सबको पता है NaNO2HCl ये सबके मतलब फिंगर टिप्स पे है। NaNO2HCl अगर हम एनिलीन में डाल दे तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, प्रोवाइडेड दैट आई अगेन टेल दैट दिस रिएक्शन ये जो होता है ना ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है, बिकॉज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं NH2 के साथ NaNO2HCl हमें देगा N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड नाउ व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद KCN, बेसिकली KCN के साथ एक कॉपर पाउडर रहता है, तो वी गेट साइनाइड ओवर CN ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज A, फर्स्ट रिएक्शन में जो बन रहा है ये A है। Now second reaction is also very important reaction। अगर reagent देख के पता कर पा रहे हो तो this is one of the method of preparing aldehyde। कहां से? cyanide से। That means it is nothing but a Stephan reduction। Stephan reduction में हमने cyanide से aldehyde बनाया है in presence of SnCl2 and HCl। तो second जो reaction है simple SnCl2 HCl H3O plus we get benzaldehyde। तो ये cyanide group जो है that will be converted into aldehyde after hydrolysis। So this is benzaldehyde and A जो बना that is cyanobenzene, ठीक है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और बहुत ऐसे basic था। टीचर्स जनरली ये रिएक्शन जो होता है सजेस्ट करते हैं कि दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में एनिलीन के साथ NaNO2HCl तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक है। करेक्ट। राइट, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। यहाँ पे बोल रहा है वो कि रिएक्शन जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पूछ रहा है कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी ताकि जो रिएक्शन है वो 40% कंप्लीशन हो जाए उस पर्टिकुलर जो भी आपके पास रिएक्टेंट है इनिशियली। तो अपन यहाँ पे देखते हैं 40% कंप्लीशन थोड़ा सा ट्रिकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें पता है कि जो फॉर्मूला है टी का वो होता है 2.303 बाय के log of A0 by AT, राइट। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये T जो है यहाँ पर वो यही T है, नथिंग बट टाइम T, राइट। अब यहाँ पे 40% कंप्लीशन है तो बचेगा कितना? 60% बचेगा। तो जो हमारे AT की वैल्यू होगी वो 40 नहीं लेंगे अपन, वो लेंगे 60%, राइट। तो हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 2.303 बाय के की वैल्यू दे रखी है 3.33 इंटू 10 की पावर -5 लॉग ऑफ, अगर मैं A0 इनिशियली 100% ले लेता हूं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 40% हैज बिकम 60%, सो 100/60 में लेता हूं और यहाँ पे जब कट करूंगा तो ये 5 और 3 तो आपका हो जाएगा ये 2.303 बाय 3.33 इंटू 10 की पावर -5 इंटू लॉग ऑफ 5/3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1.52 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास अगर ये सेकेंड इनवर्स में दे रखा है तो, अदरवाइज जिसमें भी दे रखा होगा उसके हिसाब से यूनिट वेरी करेगा। बिल्कुल, और ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था सर। मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमारे काइनेटिक्स है इसके बेसिक फॉर्मूला के ऊपर बेस करके बिल्कुल रिएक्शन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर पे तो नहीं बन सकता है। बिल्कुल। तो ओके बच्चों, अगले क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और जिनेडू लाइव के इस चैनल को बहुत सारा लाइक दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस फैलाएं।
और नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े, बिकॉज अब जेई मेंस अभी खत्म नहीं हुआ है. वी हैव 4 सेशन, 4 डिफरेंट टाइमिंग फॉर जेई दिस टाइम. एंड ऑब्वियसली आपका अगर इस बार थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई बात नहीं, इसे सीख के आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला जेई मेंस को फोड़ दें. And we'll be coming shortly back for the next paper also. थैंक यू बच्चों. Thank you.